और गाय मर गई। ये कहानी नहीं है, ऊन से बुना हुआ स्वेटर है। मुनमुन की नानी ने इसे बुना है। बुनते हुए नानी जब ऊँघने लगती तो उनकी बिल्ली आकर ऊन के गोले से खेलने लगती। नानी उसे डपटती और फिर स्वेटर बुनने लगती। पहले पिछला हिस्सा बुन दिया, फिर आगे का, उसके बाद एक बाह, फिर दूसरी, सबको सिल दिया और फिर गला बना दिया। सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना आसान है कहाँ। कई बार फंदे उलझने लगते हैं, ऊन खुद ही उलझ जाती है। डिजाइन डालने के चक्कर में बीच बीच में कई दफा उधेड़ना पड़ता है, कभी कभी फंदा ही छूट जाता है, मगर तब भी तैयार हो ही जाता है स्वेटर, मतलब कहानी। बहरहाल मुनमुन की नानी की बात फिर कभी, फिलहाल कहानी कहते हैं। कहानी दो सहेलियों की है, मोना और बबली। मोना एकदम सीधी, बबली एकदम टेढ़ी। प्रेम एकदम घनघोर। लगता है जैसे जुड़वा बहनें हों जो शरीर के किसी अंग से जुड़ी हुई पैदा हुई हों, शायद दिमाग से। स्वेटर का अगला हिस्सा। गणगौर के दिन की बात है। मोना की सास देवरानी और मोहल्ले की कुछ औरतें घर के आंगन में बैठी थीं। सभी सजी धजी गौरा बनी हुई थीं। चटक लाल चूंदड़ी पहने हुए मोना भी, लेकिन मन एकदम बिना मेकअप था, जैसे आधार कार्ड में छपी फोटो होती है। सामने पाटे पर ईसर और गौरा की मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। सभी औरतों ने अपनी सहेलियों के साथ चिटकी उंगलियां एक दूसरे में फंसा रखी थीं और गा रही थीं। गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती, माँ पूजा आला गीला, गौर रे सोनेरा, टीका टीका दे टमका दे, राजा रानी बरत करे, रानी को राज घट तो जाए, मारो सुहाग बढ़ तो जाए। बबली इसका उलट बोलती, रानी को राज बढ़ तो जाए, मारो सुहाग घट तो जाए। सखी मोना उसे कोहनी से टल्ला मारती, काई बोल रही है, सही से बोल, सब सुन रही है, और आंख मारती। इशारा समझते ही वो सबके सुर में सुर मिलाने लगती। आखिरी पंक्ति में मन ही मन घपला कर जाती, मगर मोना उसके मन को पढ़ लेती थी। आखिरकार वो स्वयं भी तो यही बोलना चाहती थी, रानी को राज बढ़ तो जाए, मारो सुहाग घट तो जाए। बबली को मालूम था कि मोना की उल्टी प्रार्थनाओं का ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ब्याह के 2-3 बरस बाद करवा चौथ की रात थी। मोना पति के साथ कहीं जा रही थी। बैलगाड़ी पक्की सड़क को छोड़कर गडार यानी कच्ची राह पर उतरी थी कि सामने चांद दिखाया था। मोना को कब से पूड़ी आलू की सब्जी, बेसन के लड्डू, दाल बाटी चूरमा, गोलगप्पे और न जाने क्या क्या स्वादिष्ट ख्याल आ रहे थे। चांद भी उसे एक तरफ से थोड़ा कुतरा हुआ जूठा सा रसगुल्ला लग रहा था। उससे रहा नहीं गया। चौथ मैया से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बैल हाँकते बीड़ी के धुएं से धुंधलाए पति के चेहरे को देखा और नजरें बचाकर बूंदी का एक लड्डू मुंह में रख लिया। और कुछ बरस बाद तो उसने व्रत छोड़ ही दिया। पति समेत पूरी दुनिया को व्रत के भ्रम में रखा। बबली को मालूम है कि बाहर जिस तरह से नीम झर रहा है, मोना के मन में मन झर रहा है। अंतर इतना है कि नीम पतझड़ में झरता है, मोना का मन अनवरत। अब तो ये हालत है कि उसके मन को जरा भी हिलाओ तो सर कर झर फर की आवाज आए। मोना भूले भटके कदम ना बढ़ाती मन की ओर कि कहीं कोई सुन ना ले। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती है। सुबह घर से निकलती है। 2 गली छोड़कर एक बरगद का पेड़ है जहां हजारों चिड़ियाएं एक साथ चहकती हैं, सुबह शाम। बस वहीं बबली उसका इंतजार करती मिलती है। रास्ते भर एक दूसरे से सुख दुख कहती दोनों काम पर निकल जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसी पेड़ से 2 चिड़िया फुर्र से उड़कर निकली हों, ची 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 करती। दोनों अलग अलग सोसाइटी में काम करती हैं। वापसी में वही बरगद का पेड़ होता है। घंटा 2 घंटा कहना सुनना चलता है। बबली ज्यादा सुनती है, मोना ज्यादा कहती है। कुछ देर बाद मोना बबली में डूब जाती है। उसके भीतर धीमे धीमे बबली भरती रहती है, जैसे किसी किशमिश को पानी में भिगो दिया हो। उसी बबली को भीतर लिए वो घर चली आती है। उसी प्रभाव में वो हर पीड़ा सह लेती है, जबकि बबली चाहती है कि वो दर्द सहने के बजाय उसे उखाड़ कर फेंक दे। एक बड़ी अजीब सी बात है, पर है। सुबह मिलते ही सबसे पहले दोनों पास के खेत में पेशाब करती। इस एंगल में बैठती जैसे घड़ी में 10:10 पर कांटों की स्थिति होती है, जिस वक्त दुनिया की सब घड़ियां सबसे खूबसूरत लगती हैं। बतियाती भी जाती साथ साथ। उठने के बाद मोना रेत पर पेशाब से बनाए गीले निशान को जरूर देखती, मानो ये उनके साथ होने का प्रमाण हो। स्वेटर की बाईं बाह।
एक दिन मोना काम से जल्दी घर चली गई। जाड़े के दिन थे, सोचा घर जाकर बाल धो लेगी, फिर धूप धूप में ही सुखा लेगी। बबली से भी ज्यादा बातें नहीं हुई उस दिन। उसने गली के छोर से ही देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ जमा है, सभी बुदबुदा रहे हैं। बुदबुदाहट की तीव्रता बहुत है, मगर इतने डेसिबल में है कि शोर भी नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता कोलाहल कह सकते हैं। मोना को 2 ही शब्द लूप में सुनाई दे रहे थे, मसलन किसी डीजे की डिस्क अटक गई हो, पाप हत्या पाप हत्या पाप हत्या। दिल किसी अनजान आशंका से लब डब के बजाय भड़ 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 करने लगा। दरवाजे पर पहुंची तो देखा एक गाय मृत पड़ी है। उधक से रह गई। सास आंगन में खटिया पर सिर पकड़े बैठी सुबक रही है। देवरानी बेचैन कदमों से तेज तेज टहल रही है। आते ही मोना से बोली, जी थे आ गया क्या? जल्दी से भैया जी ने फोन लगाओ, अरे गाय ने उठवाओ। सास आंसू अपने पल्ले से पहुंचते हुए बोली, पानी री दौड़ लगाई, पानी गर्म करवाने, पर गाय भी बाल्टी में ही मुंह घात दियो और करंट सु मर गई। गौ हत्या होगी, अरे बहुत बड़ो पाप लग गयो राम जी रे। और दहाड़ मारकर रोने लगी। मोना ने पति को फोन लगाया, 1, 2, 10 बार, और हमेशा की तरह उसका फोन वो काटता रहा। आखिर मोना ने अपने बड़े बेटे को फोन कर कुछ इंतजाम करने को कहा। बेटा कहीं से अपने दोस्तों के साथ एक हाथ गाड़ी ले आया। तब तक देवर भी आ गया था। गाय के मृत शरीर को उसमें डाल कर ले गए। मोना और उसकी देवरानी चबूतरे की धुलाई करने लगी। भीड़ छंटी रही थी कि उनके बीच से एक अधेड़ महिला, 2 जवान लड़के और कुछ औरतें आती दिखी। यूं लग रहा था मानो कोई परफेक्ट सिनेमेटोग्राफी वाली फिल्म हो। जाती हुई भीड़ के बीच उभरते चिल्लाते क्रुद्ध चेहरे। हादसे की शिकार गाय इनकी गाय थी। अधेड़ औरत रोती झींकती चिल्लाती जाती, हाय मारी गाय मार डाली, हाय मारी गाय। मोना बेइंतहा डरी हुई थी। भरी आंखों से और भर्राई आवाज में वो हाथ जोड़े कहने लगी, मैं जानबूझकर कोनी मारी थारी गाय ने, भरोसा तो राखो, थाका पड़ोसी हाँ, गऊ मारी हत्यारो पाप करे। कुछ देर की बहस के बाद सामने वाली पार्टी से एक लड़का बोला, एक काम करो, गाय के बदले गाय दे दो। बस यहां से दुख सौदेबाजी में तब्दील हो गया। आखिरकार बात 25,000 रुपए पर तय हुई। उस वक्त मोना ने ही कुछ रुपए अपने पास से देकर उन्हें रवाना किया। क्या करती, देवर तो खाली पर्स दिखाने लगा। सास बोली, मारे कन्ने कोनी, तू कमाव है तो तू ही दे दे। शाम हो आई थी। मोना ने नहाकर चूल्हा जला लिया। इधर मोना का पति घर लौटा। उसे ऑटो स्टैंड पर घटना की खबर मिली थी। आंगन में बैठी सास ने सारा किस्सा कह सुनाया। पति ने सुना और चूल्हे पर खाना बनाती मोना पर टूट पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया, बुलाए क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, पहले बुलवा लेती। उसका बेलन छीनकर जहां तहां उसे मारता रहा। अंत में पास पड़ी ईंट उठाकर सिर पर दे मारी। मोना के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। बेहोश होती मोना समझ नहीं पा रही थी कि वो पिट क्यों रही है। बेहिसाब पिटने का कोई हिसाब तो मिले उसे। स्वेटर की दाईं बाहां। रामस्वरूप उर्फ मोना के पति के भीतर का ये ज्वालामुखी बहुत दिनों से फटना चाह रहा था। तभी से जब से मोना ने उसे एक लड़की से बात करते हुए पकड़ा था। अपने और उस लड़की के परिवार वालों के सामने उसकी पोल खोल दी। दरअसल लड़की रामस्वरूप की फुफेरी बहन थी, यानी उसकी भतीजी ज्योति। बचपन से ही उनके घर आती जाती रहती थी। मोना उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। उधर रामस्वरूप की नजरें शुरू से ही ज्योति की आंखों पर अटक गई थी। कुछ सम्मोहन दिखता था उसकी आंखों में। ज्योति बड़ी हुई, सम्मोहन देह भर में फैलने लगा। जाने कब कैसे वो उसकी तरफ खिंच गया। इसी बीच 17 बरस की होते ही ज्योति की शादी करा दी गई। सुनने में आया कि 13 बरस की थी तभी पेट से हो गई थी। मोहल्ले का ही कोई रईसला था। शर्मसार घर वालों ने सबसे छुपाकर बच्चा गिरवा दिया। पर ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? सभी दबे स्वर में यह किस्सा कहते सुनते। उधर रामस्वरूप को यकीन हो जाता कि ज्योति तक जाना आसान है। दूसरी ओर शादी से ज्योति नाखुश थी। उसे आजाद रहना था, खुद पैसा कमाना और उड़ाना था। नतीजतन 2 साल बाद ही अपनी 1 साल की बेटी को लेकर वो पीहर आ गई। रामस्वरूप ने मौके का फायदा उठाया। ज्योति को कार के एक शोरूम में काम पर लगवा दिया। व्हाट्सएप पर मामा से नजदीकियां बढ़ती रहीं। मामा ऑटो चलाकर जितना कमाता उस पर लुटा देता। होटल के कमरे में दोनों की इच्छाएं पूरी होती रहती। अब जबकि उनकी प्रेम कहानी से पर्दा उठ चुका था, ज्योति को जबरन ससुराल भेज दिया गया। उसके जाते ही रामस्वरूप के ऊपर प्रेम प्रेत सवार हो गया। खाट पकड़ ली थी, चेहरा जर्द हो गया।
आंखों के कोटर और गहरे हो गए। माँ ने उसे खरी खोटी सुना दी थी, भाई ने मुंह पर थूक दिया था। रिश्ते नाते वालों की दृष्टि बदल गई थी और इसकी एकमात्र वजह मोना थी। हालांकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था। इससे पहले रामस्वरूप का दिल मोना की बहन की लड़की पर भी आ चुका था। मोना ने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़वाया था, मगर वो जानती थी कि ये कुछ दिनों की बात है। रामस्वरूप फिर उठेगा, फिर कोई और लड़की होगी। स्वेटर का पिछला हिस्सा। बेहोश मोना के दिमाग का एक कोना होम थिएटर बन गया था, जहां फिल्म चल रही है। सरकार गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क बना रही है। कच्ची पक्की कच्ची सड़क को उधेड़ने में कई मजदूर लगे हैं। 15 साल की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ वहीं मजदूरी करने आई है। लड़की की नजर मजबूत कद काठी के उस नौजवान पर पड़ती है जो बुलडोजर पर सवार बैठा उसे ही देख रहा था। लड़की नजरें झुका लेती है। बुलडोजर पर लगे रेडियो पर गाना बज उठता है। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। लड़का नीचे उतरता है, उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। कहता है, मेरा नाम राजा है, तू माधुरी दीक्षित है क्या? लड़की शर्माकर उस उधड़ी सड़क में ही समा जाना चाहती है। कुछ नहीं सूझता तो भाग जाती है। लड़का मुस्कुरा देता है। कई रोज नजरों से बात होती रही। एक दिन लड़के ने लंच टाइम में उसे बुलडोजर के पीछे खींच लिया। अपनी बाहों में जकड़ कर बोला, क्या नाम है, अब तो बता। बबली। देख, मैं तो चाहता हूँ शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। करेगी? बबली का अंग अंग सिहर 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 कर कहना चाहता था हाँ, पर वो बोली, तू मेरी जात का नहीं, तेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो उसके होठों को चूमता हुआ बोला, देख, तू मानेगी तो सब मानेंगे, बस तू हाँ कर दे। बबली ने हाँ बोला और खुद को छुड़ा लिया और भागने लगी। भागती रही, राजा के साथ भाग गई। दुल्हन बन गई राजा की। बस में बैठे हैं दोनों। बेहोशी में भी मोना के चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। अचरज से भरकर देखती है वो। देखती है कि बस में उसके करीब राजा नहीं, रामस्वरूप है। रात का दृश्य है। रामस्वरूप और बबली एक कमरे में है। रामस्वरूप बबली के ऊपर चढ़ रहा है। उसके मुंह से शराब की बू आ रही है। बबली उसे नजदीक से देखती है। ये उसका पति है। इसके साथ ही उसे जीना, रहना, मरना है। सुबह हो चुकी है। सास दरवाजा पीट रही है। नई बहू को भी खेत में मटर की तुड़ाई करने जाना है। बबली की आंख नहीं खुलती। रामस्वरूप उसे लेटे लेटे ही लात मारकर उठाता है। कल शादी हुई और आज ही लात। इसके बाद तो यही सिलसिला चलता रहा। बबली दिन भर खेत में झुलसती है। शाम को चूल्हे में झोंक दी जाती है। रात को पति की हवस में होम हो जाती है। इसके बाद मारपीट। कोई हड्डी साबुत नहीं थी। दांत पूरे नहीं थे। बाल जाने कितने नुच चुके थे। 3 लड़के पैदा हो गए। उससे पहले 2 बच्चे पेट में ही खत्म हो गए। पति ने जाने कितने धंधे किए, कोई सफल न रहा। भारी कर्जे में अब डूब गया है। डूब से बचने को ताश के महल बनाता है। दिन भर शहर के ऑटो स्टैंड पर बैठा ताश खेलता है। बबली ने खर्च चलाने को घरों में काम करना शुरू कर दिया है। मोना बुदबुदाती है, उसने मेरे साथ किया सो किया, बबली के साथ ये हरगिज नहीं करने दूंगी। मोना को और देखा नहीं जा रहा। स्वेटर का गला। मोना कसमसाकर आंखें खोल देती है। कमजोर आवाज में परंतु दृढ़ निश्चय से पास खड़े डॉक्टर को कहती है, पुलिस ने बुलाओ, घरवाड़े के खिलाफ रपट लखानी है। पास ही खड़ी बबली इशारे से पूछती है, काहे होयो? तू कहती कि मैं ज्यादा सीधी हूं? मारे माए एक गाय रहे है, हाजवा गाय मरगी, तू बस आ समझ ले। मोना मुस्कुराती है। बबली भी मुस्कुराती है, वहां से चली जाती है। धुंधली आंखों से मोना देखती है कि पास ही उसका भाई खड़ा है। भरभरा कर कहता है, बबली जीजी, तू होश में आ गई? मुझे बबली कहा? क्यों? मोना का मन हुआ कि वहीं बरगद के पास वाले खेत में जाकर पेशाब करे, जहां दोनों सखियां किया करती थी। निशान सिर्फ एक हुआ करता था।